अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोलता लाहौर। नॉर्मली आप इस सीट पर देखते हैं वैसे इकबाल साहब को, लेकिन निजी मसरूफियत के बिना पर आज वो नहीं आएंगे और उनकी गैर मौजूदगी में फ़राइज़ जो है वो मैं सर अंजाम दूंगी। आप सब देखने वालों को सुबह अफ़ज़ल का सलाम। उसके साथ साथ चूँकि रमज़ान मुबारक है, आज 12वां रोज़ा आप सब ने रखा और उसको इफ्तार किया, तो आप सब देखने वालों को लाहौर की स्क्रीन से रमज़ान बहुत मुबारक हो। नाज़रीन, ये रमज़ान जिसे हम लॉकडाउन का रमज़ान कह रहे हैं, इसकी अशद ज़रूरत थी हम सबको, और हम दुआ करते हैं कलेक्टिवली कि अल्लाह पाक जल्द अज जल्द पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया को कोरोना जैसे इस मरज़ से निजात दिलाए। नाज़रीन, आप देखिए, अगर आप करंट अफेयर की बात करें, न्यूज़ की बात करें या व्हाट्सोएवर कहीं भी कोई बात की जा रही है तो सिर्फ कोरोना की ही बात की जा रही है। तो प्रिकॉशनरी मेजर्स के साथ साथ की तादाद कितनी ज़्यादा हो गई है और अस्पताल क्या कर रहे हैं, हुकूमत क्या कर रही है, टीवी शोज़ क्या कर रहे हैं, इनसे निकल कर सोल्यूशंस की तरफ चलते हैं ग्रेजुअली और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं और देखते ये हैं कि कहाँ पर किस तरह से इंतजाम किए जा रहे हैं। एज ए इंडिविजुअल मैं क्या कर रही हूँ, एज ए इंडिविजुअल आप क्या कर रहे हैं। सो वी नीड टू अप्रिशिएट एज वेल। हमें देखना ये कि जहाँ पर हम तनकीद करते हैं कि यहाँ पर ये इंतजाम नहीं है, यहाँ पर लैब्स नहीं है, डायग्नोस नहीं हो रहा, क्वारंटीन सेंटर्स नहीं है, यहाँ पर इतने पैसे लगाए गए हैं, यहाँ पर किट्स अवेलेबल नहीं है, ये तमाम चीज़ें हम मतलब हमें होना चाहिए कि हमने इस डेफिशिएंसी को कैसे कवर करना है, कहाँ पर सिस्टम में लैक हो रहा है। तो हमें कवर करने के साथ साथ इंडिकेट करने के साथ साथ ये भी अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है कि कहाँ पर किस तरह से काम किया जा रहा है। क्योंकि अगर लॉकडाउन की बात की जाए तो आपको पता है कि लॉकडाउन को अब जुज़वी कर दिया गया है और जितनी बड़ी कंट्रीज़ हैं जो कि इस पेंडेमिक की वजह से मुतासर हुई है, जिनमें इटली है, पेरिस है, USA है, वो तमाम कंट्रीज ने नुकसान उठाने के बाद लॉकडाउन का रुख किया है। तो अगर पाकिस्तान ने ये इनिशिएटिव पहले लिया है तो उसकी वजह से अब हम कदरे बेहतर हैं। और इसके साथ साथ हमें अप्रिशिएट ये भी करने की जरूरत है कि अगर ये कदम पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से पहले उठाया गया है तो इसके पीछे बहुत सारी वजूहात है, लेकिन हम इस लॉकडाउन को इतना ईजी कैसे ले सकते हैं। आप सबकी इंफॉर्मेशन के लिए, पाकिस्तान जो है वो दुनिया भर के 25 ममालिक में आ चुका है, पहले 25 ममालिक में आ चुका है जहां पर कोरोना वायरस से कंपैरेटिवली जल्दी प्रिवेल कर रहा है और इफेक्टिव्स ज्यादा हो रहे हैं। तो इसके लिए आज हमने अपने प्रोग्राम के लिए दावत दी है। हमारे साथ मौजूद है म्यू अस्पताल के CEO हैं डॉक्टर असद असलम, इन्हें कहते हैं, उसके अलावा चेयरपर्सन है कोरोना एडवाइजरी ग्रुप के। आपको वेलकम कहते हैं आज के प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर, आपको रमज़ान पहले तो बहुत मुबारक हो। हम दुआ करते हैं कि रमज़ान के सदके से और ये जितने भी हम लोग इस वक्त मुश्किल में हैं, परेशानी में है, क्योंकि हम टेक्निकल चीज़ों को देखते हैं, अगर सोशल मीडिया की बात की जाए तो कहा यह जा रहा है कि नहीं ये एक अजाब भी है, ये पेंडेमिक है। और हमने देखा ये कि बड़ी बड़ी कंट्रीज जो ये क्लेम करती थी कि हमारे पास बेसिक हेल्थ प्रोटोकॉल्स मौजूद है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तमाम फैसिलिटीज़ होने के बावजूद वो इस तरह से मुतासिर हुई हैं कि हमने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। तो पाकिस्तान के पास कंपैरेटिवली ये चीज़ें कम है। डॉक्टर साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि अगर हम देखें पाकिस्तान को तो वसाइल कम होने के बावजूद, इतनी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी हमने इसे इनिशियली अच्छे से टैकल किया है, फर्दर आप क्या देखते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस वक्त पाकिस्तान जिस स्टेज पर है और पाकिस्तान दूसरे ममालिक की निस्बत यहाँ पर अल्लाह का बड़ा करम हुआ, यहाँ पर हमें वो हालात देखने नहीं पड़े जो आपने यूरोप में और अमेरिका में देखे। उसकी बुनियादी वजह टाइमली लॉकडाउन, टाइमली सस्पेंशन ऑफ एयरलाइंस, टाइमली क्लोजर ऑफ बॉर्डर्स और टाइमली क्वारंटाइन ऑफ दोज पर्सन जिन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया, जो फ्लाइट से लैंड किए, उनको क्वारंटाइन करके उनको घर नहीं जाने दिया। उनके टेस्ट हुए जो नेगेटिव हुए, फिर उनको घर जाने दिया, बाकी पॉजिटिव को हॉस्पिटल में रखा गया। ये बुनियादी वजह है कि पाकिस्तान में आपको इतने बड़ी तादाद में अभी तक पेशेंट देखने को नहीं मिले। अल्लाह का शुक्र है। कंपैरेटिवली हमने ये देखा है कि हमें पेशेंट कम मिले, लेकिन हम बेसिक अगर हेल्थ प्रोटोकॉल्स की बात करें तो पहले हमने देखा है कि बहुत कम लैब्स थी जो कि हम मतलब डायग्नोस नहीं हो रहा था, लेकिन अगर अब बात की जाए तो 5 से 6 वो फंक्शनल हमने की हैं लैब्स जहाँ पर कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छे से डायग्नोस किया जा रहा है। लेकिन एट द सेम प्लेस ये पॉइंट भी उठाने की अशद ज़रूरत है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये मुतालबा कर रहे हैं कि किट्स नहीं है, मास्क नहीं है, और ख़ासतौर पर डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज, इस कमी को कितनी देर तक उसे पूरा किया जाएगा? ये इस तरह से ही काम चलता रहेगा? देखिए, मैं जहाँ तक पंजाब का ताल्लुक है, मैं तो इसको कहूँगा टोटल डिसइंफॉर्मेशन है, खुसूसन लाहौर में। अच्छा, लाहौर में जो बल्क ऑफ पेशेंट है वो मेयो हॉस्पिटल और एक्सपो सेंटर में, 1050 बेड एक्सपो सेंटर में और 400 बेड इस वक्त तक मेयो हॉस्पिटल में और 100 बेड इस वक्त PKLI में। तो ये सारे मिला के तकरीबन 1600 बेड बनते हैं जहाँ पर जो बल्क ऑफ पेशेंट दाखिल है। और अभी तक इन सारे हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर, कोई नर्स, कोई पैरामेडिकल स्टाफ, कोई जेनिटोरियल स्टाफ का मेंबर भी बगैर किट के अंदर नहीं गया। और इस वक्त भी हमारे पास अगले 3 हफ्ते का स्टॉक मौजूद है और हुकूमत ने बड़े क्लियर अहकाम दिए हैं कि जब आपके पास 1 हफ्ते का स्टॉक रह जाएगा आप हमसे अगले 1 महीने का स्टॉक ले जाए।
अभी तक किसी किस्म की पहले दिन से लेके आज तक जी। हमें प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की कोई कमी का सामना नहीं करना पड़ा। ठीक है, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि लेम एक्सक्यूज है जो भी किसकी तरफ से दिया जा रहा है, वो डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं या फिर मरीज अगर बात की जाती है तो वो ये क्लेम कर रहे हैं, तो ये सरासर गलत है। लेकिन देखिए, मुझे लगता है कि अगर आप हुकूमत की बात करें, अस्पतालों की, स्पेसिफिकली म्यू अस्पताल की बात करें या आपकी बात करें, तो इन सब चीज़ों के बावजूद भी एज ए इंडिविजुअल आपकी क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, कौन से प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने पड़ेंगे? फॉर एग्जाम्पल, आप इन SOPs के हवाले से क्या कहेंगे अगर आपने घर में अपने आप को आइसोलेट करना है या क्वारंटीन करना है, इसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखें, हुकूमत का काम है अस्पताल मुहैया करना, जी। डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, जैनिटोरियल स्टाफ मुहैया करना, अद्वियात मुहैया करना, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मुहैया करना, वो अल्हम्दुलिल्लाह 100% मुहैया है। ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ जो बुनियादी जिम्मेदारी वो मेरे ऊपर एक आम शहरी के हैसियत से भी आती है। जब तक मैं वो उस अपने आप को एक जिम्मेदार शहरी के तौर पर नहीं पेश करूंगा, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाऊंगा, तो हमारे लिए ये कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यकीनन। हमने बेड दिए हैं, पेशेंट आते हैं, अभी भी अल्लाह का शुक्र है हमारे पास 50% कैपेसिटी और 50% बेड खाली है, अल्लाह ना करे वो भरें। लेकिन जो आजकल जिस तरह लोगों ने लॉकडाउन का मजाक उड़ाया है, जिस तरह वो सोशल डिस्टेंसिंग को ऑब्जर्व नहीं कर रहे, तो मुझे डर लगता है कि हमें कोई डिजास्टर का सामना ना करना पड़े। इसलिए हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है। मैं बार बार दरख्वास्त करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ लोगों से कि खुदारा अपने घरों तक महदूद रहें। अगर घर के लिए एक चीज़ लेने के लिए ज़रूरत है तो 5 आदमी एक चीज़ लेने के लिए एक दुकान पर ना चले जाएं, एक आदमी जाए वो चीज़ लेके घर आ जाए और बुनियादी एहतियाती तदाबीर को सब घर वाले अपनाएं, तो इंशाल्लाह हम जल्द इस बीमारी से निजात हासिल कर लेंगे। अच्छा, प्रिकॉशंस जो कि आम शहरियों को करनी चाहिए, जो कि आप कह रहे हैं कि मैंने नहीं देखा, अगर आप लोकल मार्केट्स की बात की जाए, उन जगहों की बात की जाए जहाँ पर आजकल हम ज़्यादा रश देख रहे हैं, हालांकि पाकिस्तान और लाहौर में ये तादाद बढ़ती जा रही है। अगर पंजाब की बात की जाए तो इस वक्त लाहौर की तादाद 3000 से ज़्यादा है, तो अगर शहरी नहीं करे तो ये तो उनकी कोताही है। लेकिन अगर डॉक्टर्स की बात की जाए तो डॉक्टर्स की बेसिकली हमें ये देखना है कि हमने बहुत सारी इफेक्टिव ऐसे देखे जिनमें बड़ी तादाद डॉक्टर्स की भी है, तो इनके टेस्ट के हवाले से ज़्यादा कॉन्शियसली अस्पतालों को या अमले को या टीम को या एडवाइजरी ग्रुप को नहीं देखना चाहिए कि डॉक्टर्स महफूज रहे? जी, डॉक्टर्स महफूज रखने के लिए हमने उनको प्रोटेक्टिव लिबास दिया है। और इसके अलावा आप इमेजिन करें कि इस वक्त तक पूरे मेयो हॉस्पिटल में टोटल 3 नर्सिस को वो कोरोना पॉजिटिव हुआ और वो तीनों ने कोरोना एरिया में काम नहीं किया, वो बाहर दूसरे वार्डों में काम करती रही, उनका कोई एक्सपायर नहीं कोरोना में था। मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने किसी और जगह से एक्वायर किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसी डॉक्टर को, किसी पैरामेडिकल स्टाफ को और किसी जैनिटोरियल स्टाफ को किसी में कोरोना टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया। हम डॉक्टर्स के 6 घंटे की ड्यूटी कराते हैं एक हफ्ते में, हर रोज़ 6 घंटे के लिए आते हैं, उसके बाद 2 हफ्ते के लिए उनको रेस्ट क्वारंटाइन कर देते हैं ताकि उनको आराम भी मिल जाए और अगर खुदा ना खाता किसी में खुदा ना खाता कोई प्रॉब्लम हो तो हम उसको डिटेक्ट करें। अभी तक देखें 2 महीने, 2.25 महीने हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमें किसी ऐसी कैफियत का सामना नहीं करना पड़ा कि हमारे डॉक्टर्स में या उन नर्सिस में या उस पैरामेडिकल स्टाफ जैनिटोरियल में जिन्होंने कोरोना एरिया में काम किया है उनमें किसी में भी टेस्ट पॉजिटिव आया हो। ठीक है, डॉक्टर्स की एहतियात के लिए उन्होंने अस्पताल भी काम करें, लेकिन अगर आपकी बात की जाए या डॉक्टर्स की बात की जाए तो सुनने में ये भी आ रहा है कि डॉक्टर्स का मुतालबा ये है कि इस लॉकडाउन को मजीद एक्सटेंड किया जाए। आप क्या समझते हैं, एक्सटेंड होना चाहिए या इसमें अमेंडमेंट होनी चाहिए या किस तरह की आप सजेशन देना चाहेंगे ऑन स्क्रीन? देखें, दो पहलू हमें ज़रूर सामने रखने चाहिए, एक तो ये बीमारी और दूसरा रोज़गार। देखें, जो उमरा हैं उनके पास इतने पैसे हैं कि अपने अगले 4-5 महीने भी चला लेंगे, लेकिन जो दुकानों वाले लोग हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल है काम। SOPs के मुताबिक काम करें। देखिए, सारी दुनिया में आप किसी जगह, आप किसी मुल्क में फ़ोन करके पूछ लें, दुकानें उन्होंने खोली हैं, लेकिन SOPs के मुताबिक एक दुकान के अंदर, एक बड़ी दुकान के अंदर बाहर लाइन लगाते हैं लोग, 10 लोग अंदर जाते हैं, वो शॉपिंग करके वापस आते हैं, उस दुकान को सफाई की जाती है, स्प्रे किया जाता है, फिर अगले 10 लोग जाते हैं। SOPs पर अमल करके हम अपनी ज़रूरत की चीज़ें भी खरीद सकते हैं और जो रोज़ाना के जो दिहाड़ीदार लोग हैं जिन्होंने रोज़ाना की बेस पर अपनी कमाई करनी है, हम उनका भी सिलसिला जारी रख सकते हैं, लेकिन SOPs ऑब्जर्व करके, उसके बगैर नहीं। लेकिन सर, ये SOP से तो नहीं फॉलो की जा रही है। अगर आप देखिए, अगर आपने आप खुद एग्जाम बिफोर प्रोग्राम डिस्कशन कर रहे थे तो आपने उसको बड़े अच्छे से डिस्क्राइब किया कि लोग इसे कंपैरेटिवली फॉलो नहीं कर रहे, और ये एक ऐसा वायरस जिसके बारे में शुरू से लेकर अब तक हम लोग सुनते आए हैं, सोशल मीडिया के थ्रू, डॉक्टर्स के थ्रू, न्यूज़ के थ्रू, करंट अफेयर के प्रोग्राम्स के थ्रू, कि ये कंपैरेटिवली जल्दी प्रिवेल करता है। और यही
ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर होने वाला वायरस है, जो कि हमने देखा है बहुत जल्दी फैला है। तो आपको क्या लगता है कि लोग इसको कंपैरेटिवली फॉलो करेंगे, क्योंकि हमें लॉकडाउन को अभी तक तो बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे। मैं आपको कल मिसाल देता हूँ, कल मैं हॉस्पिटल के साथ अनारकली बाजार है, मैं वहाँ चला गया देखने के लिए लोगों को क्या करते हैं। बाकी दुकानें बंद हैं, लेकिन लोगों ने नीचे फुटपाथ पर दुकानें खोल रखी हैं। इस वक्त जबकि खाना काबा और मस्जिद नबवी में भी नमाज में हुक्म है कि आप कंधे के साथ कंधा मिला के नमाज पढ़ें, लेकिन इस वक्त उसमें भी रियायत दी गई है कि आप फासला रख के नमाज पढ़ें मस्जिद नबी और खाना काबा में। लेकिन कल मैंने जो नारकली में हाल देखा, एक छोटी सी दुकान जो नीचे उन्होंने फुटपाथ पर लगाई है, वहाँ पर कंधे के साथ कंधा लगा के बगैर मास्क के लोग वो चीज़ें खरीद रहे हैं। आप बताएं कि ऐसी सूरत में SOPs कहाँ गए? SOP देने के हम क्या करें? लोग जब तक नहीं एहतियात करेंगे किया जा सकता। फिर ऐसी सूरत हाल में लॉकडाउन को तो खत्म नहीं किया जा सकता। अभी लॉकडाउन जुज़वी होने के बावजूद भी इस तरह की सिचुएशन हम देख रहे हैं अपने इर्द गिर्द। तो अगर लॉकडाउन को फॉर एग्जांपल ईद तक अगर खत्म भी कर दिया जाता है या ईद के बाद उसे कंटिन्यू किया जाएगा, ऐसी भी सिचुएशन पैदा हो सकती है, तो फिर तो बिल्कुल फॉलो नहीं किया जाता। फिर उसके बाद जो सिचुएशन पाकिस्तान में लाहौर में पैदा होती है, क्या उसको टैकल कर सकेंगे हम? देखिए, जिस तरह डॉक्टर अस्पताल में अपनी जिम्मेदारी, नर्सेज अपने अस्पताल में जिम्मेदारी पूरी कर रही हैं, इस तरह दुकान वाले भी अपनी जिम्मेदारी पूरे कर लें और किसी को SOPs के बगैर अंदर ना आने दें, तो यकीन करें हम इस मसले को पूरी तरह काबू पा लेंगे। ये दुकानदारों पर बड़ा डिपेंड करता है। अगर वो SOPs पर मना कर दें, इनकार कर दें कि हम आपको अंदर नहीं आने देंगे, अगर आपने मास्क नहीं पहना होगा, आपने ग्लव नहीं पहना होगा, हम आपको एक वक्त में इतने लोगों को अंदर आने से ज़्यादा नहीं इजाज़त दे सकते, तो ये मसला ऐसा कोई नहीं है, आराम से मसला हल हो सकता है। किसी ना किसी को स्टैंड लेने की ज़रूरत है। अस्पताल में डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल देते हैं। दुकानों पर अगर मालिक दुकान का स्टैंड ले ले तो हम अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजार सकते हैं और इस वबा को भी फैलने से रोक सकते हैं। सर, ये तो SOP है जो कि काम शहरी को फॉलो करने चाहिए, या जो कोई कारोबार कर रहा है उसको फॉलो करने चाहिए। लेकिन मेरे एक रिलेटिव है जो कि USA में मुकीम है, उनका ये कहना था, मेरी उनसे बात हुई थी कोरोना वायरस के हवाले से और पेंडेमिक के हवाले से। तो उन्होंने बाकायदा जब उनको डायग्नोस हुआ कोरोना वायरस, तो वहाँ पर हेल्पलाइन से उन्होंने फ़ोन किया और कहा कि मेरी सिचुएशन है, ये सारी सूरत हाल है। तो डॉक्टर्स की जानिब से वहाँ पर USA में ये कहा गया कि आपको जो कोरोना है वो मॉडरेट कोरोना है, मतलब अंग्रेज़ों को जो कोरोना हो रहा है उसमें और पाकिस्तानियों में जो कोरोना हो रहा है, कोरोना वायरस तो सेम है, लेकिन कुछ इस तरह की सिचुएशन है जो कि मुख्तलिफ है। इसीलिए हमने देखा पाकिस्तान में की तादाद ज्यादा हो रही है, लेकिन लोग रिकवर भी एट द सेम प्लेस ज्यादा हो रहे हैं। तो इतना पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं। इस हवाले से आप लोगों को, देखने वालों को क्या कहेंगे कि अगर आपको कोरोना वायरस होता भी है तो इसके सॉल्यूशंस और इसकी रिकवरी भी मौजूद है? ये देखें, 100 में से 80 से 90 लोगों को कोई साइन सिम्टम ही नहीं होता बीमारी का, उनको पता भी नहीं चलता कि वो बीमार हैं। बहुत कम लोगों को फ्लू लाइक सिम्टम होते हैं, बुखार होता है, तो लेकिन और 2% लोग ऐसे भी हैं जिनको बड़ी सीरियस बीमारी भी हो जाती है। और अब तक इस वक्त पंजाब में देखें 3073 लोग रिकवर हो चुके हैं और इस वक्त दाखिल जो हैं तकरीबन 8400 मरीज दाखिल हैं। टोटल 12000 पेशेंट आप समझ लें कि अभी तक पंजाब में आए हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है 3100 मरीज सेहतयाब होकर, मुकम्मल सेहतयाब होकर घरों के भी जा चुके हैं। तो ये रिकवरीज को भी देखना पड़ेगा और हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि कोरोना वायरस अगर होगा तो खुदा ना खास्ता आपकी मौत ही होगी, इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब ये कहिएगा देखने वालों को कि ये बड़ी एम्बिग्विटी है शुरू से लेकर अब तक कि हमने कहा नज़ला, जुकाम, खांसी, बुखार होगा, नमूनिया की तरफ प्रिवेल करेगा, बढ़ेगा, आगे फेफड़ों का मसला होगा, तो कोरोना वायरस की ये बेसिक सिम्टम्स हैं। लेकिन हमने बहुत सारी सिचुएशन और बहुत सारी कंडीशंस ऐसी भी देखी हैं कि कोई सिम्टम नहीं है, आपको कोरोना वायरस हो भी गया है एंड यू इवन डोंट नो अबाउट दैट और आप रिकवर भी हो गए हैं। सर, इसके सिम्टम्स जो है वो चेंज भी हुए हैं, ग्रेजुअली हमने देखा है, इस हवाले से ब्रीफ कीजिएगा। मैंने जैसे पहले बताया कि 80 से 90% लोगों को कोई साइन सिम्टम नहीं होता, सिर्फ कोरोना टेस्ट करने से पता चलता है कि इनको कोरोना पॉजिटिव है। वो भी हम हिस्ट्री लेते हैं कि उनका कोई हिस्ट्री ऑफ कांटेक्ट तो नहीं है, उस शख्स का किसी से ऐसे शख्स से तो नहीं मिले या उनकी फैमिली में जिसको कोरोना पॉजिटिव था, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त मिला जिससे मिला हो जिसको कोरोना पॉजिटिव था, फिर हम उन लोगों का टेस्ट कर लेते हैं, बिल्कुल सिम्टम फ्री होते हैं। ठीक है। वो हम इसलिए करते हैं कि अगर हम ये डिटेक्ट ना करें और वो खुदा न खास्ता वो शख्स पॉजिटिव है और उसको हम घर रहने दें, तो अपनी पूरी फैमिली को वो कोरोना ट्रांसफर कर देगा। हमारे पास मेयो हॉस्पिटल में 4-5 फैमिली इस वक्त भी मौजूद हैं, जिनके 5-5, 6-6 मेंबर इस वक्त दाखिल हैं, क्योंकि एक शख्स को एक्वायर हुआ, उसने टाइमली अपना चेक नहीं कराया और उसने बाकी घर उन लोगों को ट्रांसफ़र किया। तो अभी भी उनमें से कुछ फैमिलीज़ के 6 में से 4 लोग डिस्चार्ज होकर चले गए हैं, बाकी लोग मौजूद हैं। तो ये मकसद होता है कि ऐसे लोगों को भी टेस्ट कर लेना जो बिल्कुल सिम्टम फ्री है, लेकिन उनकी हिस्ट्री है कि उन्होंने किसी ऐसे शख्स से मिले जो पॉजिटिव था।
ठीक है, जैसे सर आगाज़ में मैंने कहा कि अगर बेसिक हेल्थ प्रोटोकॉल्स की बात की जाए तो बड़ी बड़ी कंट्रीज़, इटली, पेरिस, यूएसए, वो कंट्रीज़ जो कि क्लेम करती थी कि हमारे पास सारे हेल्थ प्रोटोकॉल्स हैं और हम बड़े अच्छे से टैकल कर सकते हैं किसी भी तरह की सिचुएशन को। लेकिन अगर पाकिस्तान में बात की जाए तो कोरोना वायरस के मुतासरीन जो हैं, ज़्यादातर हमें जिस चीज़ की अशद ज़रूरत होती है एक्सट्रीम लेवल पर जाके, वो वेंटिलेटर होता है। वेंटिलेटर की अगर बात की जाए तो मेयो अस्पताल में इसकी तादाद कितनी है? अगर बेसिक दूसरे हेल्थ की बात की जाए तमाम फैसिलिटीज़ में इस वक्त मेयो अस्पताल कहाँ पर स्टैंड कर रहा है? जी, तो इस वक्त टोटल मेयो हॉस्पिटल में वेंटिलेटर 100 मौजूद हैं, लेकिन हमने 18 वेंटिलेटर का एक आईसीयू सिर्फ कोरोना के लिए मुख्तस कर दिया है। अच्छा जी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कभी भी एक वक्त में 2 या 3 थे वहाँ पर वेंटिलेटर पर मरीज नहीं हुए। हमारा 80-90% आईसीयू वेंटिलेटर तो मौजूद हैं, लेकिन उनको इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। पूरे लाहौर में तकरीबन 200 वेंटिलेटर मुख्तस किए गए हैं जो सिर्फ कोरोना के लिए हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कल की फिगर, कल रात 10 बजे की मैं फिगर बताता हूं कि पूरे लाहौर में 31 मरीज थे जो आईसीयू में थे। ठीक है। पूरे लाहौर के ये 13 सरकारी अस्पताल और क्या नाम है इसका 19 जो प्राइवेट हॉस्पिटल, तकरीबन 32 हॉस्पिटल थे और उनमें सिर्फ और सिर्फ 31 मरीज थे जो आईसीयू में थे और उनमें सिर्फ 8 मरीज लाहौर के 32 अस्पतालों में जो वेंटिलेटर पर थे। बाकी 23 मरीज जो थे सिर्फ आईसीयू में कंटिन्यूस मॉनिटरिंग के लिए थे। तो अल्लाह का बहुत करम है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि ये सारा टाइमली जो सब कुछ लॉकडाउन हुआ, सारी फ्लाइट सस्पेंड हुई, उसने हमें पाकिस्तान को, खुसूसन लाहौर को, इतना बड़ा शहर है, इतनी बड़ी आबादी का, हमें बहुत हद तक अल्लाह ने बचा के रखा हुआ है। सर मेयो अस्पताल में इटसेल्फ तो ये है बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ मौजूद है, आपने कहा कि हम बड़े अच्छे से इसको टैकल कर रहे हैं। लेकिन अगर एक्सपो सेंटर की बात की जाए तो काफ़ी हुकूमत ने इनिशिएटिव ये लिया है कि काफ़ी पैसा लगा कर वहाँ पर बेसिक हेल्थ प्रोटोकॉल्स रखने की कोशिश की है और वहाँ पर जिस तरह से फैसिलिटेट किया जाता है, फैसिलिटेट किया जा रहा है। लेकिन एट द सेम प्लेस वहाँ सारे मरीज ऐसे हैं, हमने सोशल मीडिया में बहुत सारी वीडियोज़ देखी है, उनको भी प्रोग्राम में शामिल करना इसीलिए ज़रूरी होता है बिकॉज सोशल मीडिया इज़ अ मेन सोर्स जहाँ पर लोग क्लेम भी करते हैं, लोग गिला भी करते हैं, शिकायत भी करते हैं और साथ साथ अप्रिशिएट भी करते हैं। सो बहुत सारे वहाँ पर ऐसे मसले मसाइल थे कि पानी नहीं मिल रहा और वहाँ पर मरीज मजीद भी बीमार हो रहे हैं। तो इस हवाले से अगर वो मेयो अस्पताल के अंडर आता है तो वहाँ पर इस तरह की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जा रहा है? एक्सपो सेंटर की बात कर रही हैं आप? जी, एक्सपो सेंटर। मैंने कल भी अर्ज की थी कि एक चैनल में मैंने कहा कि मैं आपको इसका जवाब दूं, मैं लाहौर के जितने चैनल्स हैं मैं उनको ऑफर करता हूं कि अपना एक कैमरा 48 घंटे के लिए एक्सपो सेंटर के हॉल में फिक्स कर दें और देख लें किस तरह 6-6 घंटे की शिफ्ट में डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, जेनिटोरियल काम कर रहे हैं। किस तरह मरीजों का मुआयना किया जा रहा है। एक मरीज के पास वहाँ के एमएस जाके उनसे पूछते हैं, मरीज को जिनको जरूरत है दवाई की, 90% लोगों को दवाई की जरूरत ही नहीं है। इसके अलावा जेनिटोरियल स्टाफ हर 6 घंटे की शिफ्ट में बाकायदा किट पहन के बाकायदगी से वॉशरूम वगैरह की, वार्डों की सफाई करते हैं। मसला ये है कि एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि जो इस वार्ड का वेस्ट है और एक नॉर्मल जनरल वेस्ट नहीं है, वो इन्फेक्शियस वेस्ट है। 8 जेनिटोरियल स्टाफ एक हाल के अंदर जाते हैं और वो 300 मरीज दाखिल है एक हाल में, वो उनके बकेट साफ करते हैं, उनके जो बाकी और डिस्पोजेबल वेस्ट है वो उठाते हैं, फिर उसको लाते हैं दरवाजे के पास, वहाँ पर उसको डंप करते हैं, फिर वो वहाँ पर बैग्स होते हैं येलो बैग, उनमें वो भरते हैं और टाइट करके फिर उनको टाइट करके फिर उस कमरे से बाहर लेके जाना है। बाहर एक कैरियर होता है, उसमें जाके फिर वो उससे बाहर ले जाते हैं, पूरे एक्सपो सेंटर से बाहर जाके इंसिनरेशन होती है। ठीक है। जिस वक्त ये जेनिटोरियल स्टाफ सारा सामान इकट्ठा करके दरवाजे के पास लेके आता है, उस वक्त वीडियो बन जाती है। अगर आप 10 मिनट बाद की वीडियो बना लें तो आपको पैक नजर आएगा। यस 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 यस, ठीक है ना जी। तो इसलिए ना वो हमें थोड़ा सा देखें, पाकिस्तानी फौज दुनिया की बहादुर तरीन फौज है, ठीक है ना, अल्लाह ताला का बहुत इस पर करम है और हम क्या नाम है उसका हर एक पाकिस्तानी फौजी के साथ अपनी जान देने को कुर्बान होते हैं। 1965 की जंग में कितनी बहादुरी हमारी बहादुर फौज थी, लेकिन पूरी कौम अपने घरों से निकल के बॉर्डर पर जाने को तैयार थी। इतना हौसला बढ़ जाता है। तो ये वक्त है कि हम भी जो डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, इवन के जेनिटोरियल स्टाफ, हम भी उसी तरह लड़ रहे हैं जिस तरह फौजी बॉर्डर पर जाता है, उससे पता है कि ये गोली मुझे लग सकती है, लेकिन वो मुल्क को बचाने की खातिर बॉर्डर पर जाता है, अवाम की खातिर बॉर्डर पर जाता है। ठीक है ना जी। कभी उन्होंने नहीं कहा
कि हमें कोई डर लगता है, इसी तरह हमारी भी हालत है, हमें कुछ पता नहीं है कि किसको वायरस लग जाएगा, किसको होगा। तो हम भी लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारा हौसला बढ़ाएं, खुसूसन जो यंग डॉक्टर्स हैं और नर्सेज हैं और पैरामेडिकल, आप उनको आप सोच नहीं सकते कि वो कितना हाथ हथेली पर रख के इस वक्त आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं। तो इन सब का हौसला बढ़ाएं। इंशाल्लाह हम जिस तरह पाक फौज मुल्क का दफा करती है, हम डॉक्टर्स भी आपके सेहत का दफा करने के लिए हर वक्त अपनी जान का नजराना पेश करने को तैयार सर हैं। बेसिकली आजकल अगर डॉक्टर्स को हम फौजी कहें तो वो कतन गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर हम फ्रंट लाइनर्स का जिक्र ना करें, आपने देखा ये कि हम अप्रिशिएट करें लेकिन हम कहीं ना कहीं तनकीद भी कर देते हैं कि नहीं ये इस तरह से किया जा रहा है। तो फ्रंट लाइनर्स जितने भी हैं, डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, अस्पताल, उसमें इवन दो के काम करने वाले आपके स्वीपर्स जो वहाँ पर काम करते हैं कोरोना वार्ड्स में, तो तमाम लोग जो है वो इस चीज़ के हकदार हैं कि हम उनको अप्रिशिएट करें। मजीद भी सवाल से बात करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको हम वेलकम कहते हैं और कीप वॉचिंग हमने आपसे कहा था, क्योंकि हम ब्रेक के बाद कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं जिससे यकीनन आपको इस चीज़ का एहसास होगा कि आपने सिर्फ डरना नहीं है। और ये स्लोगन जो हम आजकल बहुत यूज़ कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, हर जगह पर, कि हमें कोरोना से डरना नहीं लड़ना है, लेकिन लड़ना कैसे है, हाउ टू फाइट, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ब्रेक में हम कुछ चीज़ें डिस्कस कर रहे थे कि होम आइसोलेशन और प्लाज्मा थेरेपी क्या है। इस पर हमें डेप्यूटी ब्यूरो चीफ मियां नवीद है, वो भी टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे इस हवाले से भी बात करेंगे कि वो फील्ड में रहते हैं तो कंपैरेटिवली आज वो अच्छे डॉक्टर भी हैं, अच्छी नर्स भी हैं, अच्छे पैरामेडिकल स्टाफ से भी उनके अच्छे ताल्लुकात हैं। तो आज हमें वो बता सकते हैं कि कहां पर तादाद किस हद तक ज्यादा हो रही है और क्या सॉल्यूशंस है जिनकी तरफ से डॉक्टर्स की तरफ से उनको दिए जाते हैं, और वो हमें उस हवाले से कीप अपडेट रखते हैं। और हर वक्त हमें कोई मसला होता है तो हमने उनसे रब्ता भी करना होता है, उनसे हम गाइडलाइन भी लेते हैं इस हवाले से, तो हमें अच्छे से ब्रीफ कर सकते हैं। मियां नबी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल। मियां नबी साहब कैसे हैं आप? ठीक है जी बिल्कुल। आपसे हाल पूछने का मकसद दरअसल ये भी है क्योंकि आप फील्ड में ज्यादा रहते हैं, लोगों से इंटरेक्शन आपका ज्यादा होता है, तो इस वक्त आप क्या सिचुएशन देख रहे हैं ओवरऑल, अगर स्पेसिफिकली लाहौर शहर की बात की जाए? जी बिल्कुल, डॉक्टर असद सलीम साहब बैठे हैं, वो चीफ एग्जेक्टिव भी हैं और वो कोरोना जो क्वारंटीन एक्सपो सेंटर है वहाँ पे हेड भी हैं वो। और मैं जो एक बात जो अभी ऑब्जर्व कर रहा हूँ फील्ड में, वो यही है कि बहुत सारे अस्पतालों में ये एक मामला आ रहा है कि जो शुरू से हम कह रहे थे कि जो सरकारी अस्पतालों के इमरजेंसी वार्ड है वहाँ पर जब मरीज आता है तो वो बहुत सारे लोगों को मुतासर करता है। जब मरीज सस्पेक्टेड होता है तो हमें यही समझना चाहिए कि वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो ऐसा ही है, वो सरकारी अस्पतालों में जब ये मरीज आता है तो वहाँ पे उसको दाखिल किया जाता है। दाखिले के बाद जो है वो वहाँ पर अगर वो सस्पेक्टेड है, उसके बाद अगर पॉजिटिव हो जाता है तो वहाँ पर जो हेल्थ प्रोफेशनल काम कर रहे हैं वो भी इसका शिकार हो जाते हैं। आपने न्यू की शायद न्यू अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड भी शायद उन्होंने अलग से बनाया होगा, वहाँ पे जो है वो कोरोना के मरीज लग जाते हैं। लेकिन मैं ये बता दूं कि लाहौर के करीब जो अस्पताल है, यहाँ पर जो मरीज है वो सीधे इमरजेंसी वार्ड में आते हैं और वहाँ पर जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनके पास अभी तक जो है वो सूरत नहीं है कि उनको कोई किट्स फराम की गई हो या उनको पीपी किट्स या कोई मुआफ कीजिए। मैंने 2-4 अस्पतालों को खुद विजिट किया और अभी तक ये सूरत है कि जिना अस्पताल की जब बात करें तो वहाँ पर अभी बड़ी तादाद में फिर जो है वो हेल्थ प्रोफेशनल तकरीबन 15 के करीब हो चुके हैं। अभी और लोगों के टेस्ट आना बाकी है, लोग इसका शिकार हो रहे हैं। तो एक बड़ा मसला। दूसरा ये मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, इसके ऊपर खुदारा नोटिस लें कि जो लोग कोरोना के नहीं होते जबरदस्ती कोरोना वार्ड में दाखिल ना कीजिएगा, उनको ना करें, क्योंकि ये बड़ी शिकायत आ रही है। मरीज किसी और मर्ज का होता है, जबरदस्ती उसको जो उठा के कहते जी कोरोना है, उसको वेंट पे या कोरोना वार्ड में ले जाया जाता है, बाद में उसकी जो है वो रिपोर्ट भी नेगेटिव आती है। ये एक बड़ा मसला इसमें दरपेश है। लोग परेशान है, लोग काफी हद तक टेस्ट ही नहीं करवाना चाहते, क्योंकि वजह यह है कि एक तो जो जिस तरह एक्सपो सेंटर में अब तो हालात काफी बेहतर किए, डॉक्टर साहब ने वहाँ पर कुछ लोगों ने एहतजाज भी किया था, जिस तरह वो बार बार कह रहे थे कि हमारे टेस्ट नहीं किए जा रहे हैं, कुछ सफाई सफाई के इंतजाम नहीं थे। आज बाकायदा तौर पर वहाँ पर वो ये भी उन्होंने करवाया, वहाँ पर सफाई सफाई शुरू करवा दी है। लेकिन मसला एक बड़ा ये आ रहा है कि लोगों में खौफ का पैदा हो चुका है। कोरोना की ही बात गश्त है सारे अस्पतालों में, और जब कोई मरीज उसको पता लगता है उसको सही अलामत है या नहीं है, तो जब कोरोना का नाम आता है तो वो डर जाता है। हालांकि इतनी डरने वाली बात पाकिस्तान में तो नहीं है। ऐसे सब खुद कह चुके हैं कि बहुत कम इसकी जो है वो रेशो है, डेथ रेशो है, और बड़े लोग ठीक होकर फिर जा रहे हैं, सेहतयाब होकर घरों को जा रहे हैं। तकरीबन मेरा नहीं ख्याल इतनी ज्यादा जितनी पैनिक आप एक बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि पॉजिटिविटी फैलाने की भी अशद जरूरत है कि हम इस चीज को मलूज़े खातिर रखें कि सिर्फ अमवात नहीं हो रही, सिर्फ मसले मसाइल नहीं बढ़ रहे, सिर्फ हम आगे आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज नहीं हो रहे, बल्कि कंपैरेटिवली रिकवरीज भी हो रही है। लेकिन एक सवाल जो आपने रेज किया, मैं चाहती हूँ डॉक्टर साहब इसका ब्रीफली जवाब दें कि उनका कहना ये कि मरीज किसी और के, तो इस चीज को डिफरेंशिएट करने की बड़ी जरूरत है कि हम हर किसी को कोरोना का मरीज नहीं बना सकते। देखें,
नवीद साहब को याद होगा कि हमने तकरीबन जब एक्सपो सेंटर शुरू किया उससे पहले बाकायदा अखबार में और टीवी चैनल पर, अखबारों में तो हमने बड़ा ऐड भी दिया कि लाहौर के पेशेंट जिनको फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं, हमने कोरोना का लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं किया, जिनको फ्लू लाइक सिम्टम हैं उनके लिए 2 एरियाज बना दिए गए हैं। पूरे नॉर्थ लाहौर के लिए हमने मे हॉस्पिटल में ट्रायल बनाया और बाकी लाहौर के लिए हमने एक्सपो सेंटर में ट्रायल सेंटर बनाया। मकसद ये था कि ये पेशेंट जिनको फ्लू लाइक सिम्टम हैं वो बाकी अस्पतालों में ना जाएं और बाकी पेशेंट के साथ ना मिक्स हों। तो अभी तक इन 2 ट्रायल सेंटर में जो पेशेंट भी आते हैं, तकरीबन 800 पेशेंट आते हैं लाहौर में मे हॉस्पिटल में और तकरीबन 200 के करीब पेशेंट आते हैं रोज़ाना फ्लू के सिम्टम के साथ एक्सपो सेंटर में। तो उनमें से जो सस्पेक्टेड होते हैं उनको हम टेस्ट करके सस्पेक्टेड एरिया में दाखिल कर लेते हैं, उनको बाकी पेशेंट के साथ मिक्स नहीं करते, बल्कि अब तो हमने उनको घर भी भेजना शुरू कर दिया है ताकि, क्योंकि पॉजिटिव पेशेंट हम दाखिल कर रहे हैं सिर्फ, और जब इनकी सस्पेक्टेड पेशेंट की रिपोर्ट आती है तो नेगेटिव को तो ज़ाहिर हमने घर ही रहने देना है, जो पॉजिटिव है बाकायदा 11 22 जाती है उन पेशेंट को लेके या एक्सपो सेंटर या मे हॉस्पिटल या हम PKLI में दाखिल करा देते हैं। अच्छा, आप होम आइसोलेशन की बात कर रहे हैं, घर भेजने की आप बात कर रहे हैं, तो ये होम आइसोलेशन जो है उसको किस तरह से पॉसिबल बनाया जा सकता है, उसके लिए SOPs क्या है और ये किन लोगों को सजेस्ट करते हैं? हम ये फोर्स ही कर रहे हैं कि अल्लाह ना करे कि हमें ये बेड्स हमारे जो अभी 50% से ज़्यादा जो हमने बेड एलोकेट किए हैं वो खाली हैं, अल्लाह ना करे कि नौबत आए कि भर जाए, तो हम पेशेंट को और भी अस्पताल के और भी अभी मे हॉस्पिटल में बड़ी कैपेसिटी है, हम और भी वार्ड भी खाली करा के हमें इन पाइपलाइन हमने 400 बेड और भी रखे हुए हैं, लेकिन अल्लाह ना करे नौबत आए तो एक SOP तैयार कर दी है कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप ने वो के होम आइसोलेशन के लिए कि अगर किसी को हमें होम आइसोलेशन करना पड़ा तो उसका क्राइटेरिया क्या होगा, कौन एलिजिबल होगा होम आइसोलेशन का, क्योंकि उसमें उसको नोटिफाई अभी होना है, जब नोटिफाई होगा तो फिर हम उस पर काम करना लोगों को भेजना शुरू करेंगे आइसोलेशन के लिए। बड़ा स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है कि उसको आदमी को घर में अलग कमरे में रखना है, उसके जो खाने पीने के बर्तन या डिस्पोजेबल होंगे या घर वाले होंगे, लेकिन जब बर्तन बाहर निकलेंगे तो उस पर स्प्रे होगा और घर वाले भी मास्क पहन के रखेंगे और पेशेंट भी मास्क पहन के रखेगा। तो बड़ा एक एक चीज़ को हमने ले डाउन किया कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप ने। तो जब भी अल्लाह ना करे ऐसी नौबत आए कि हमें कहना पड़े ये अस्पताल भर गए हैं तो हम पेशेंट को होम आइसोलेशन करना ही करना है, लेकिन SOP पूरे तैयार हैं, नोटिफाई जरूरत पड़ी तो हम हुकूमत कर देगी। मतलब स्टेप बाय स्टेप चीजों को लेके साथ चला जा रहा है कि हाँ होम आइसोलेशन भी एक अच्छा ऑप्शन है और आजकल लोग इस चीज को प्रेफर भी कर रहे हैं। यानी सब आप बताएगा कि आप बहुत सारे लोगों को ऐसा देखते हैं कि आजकल लोग इस चीज से खौफजदा हैं, डरते हैं कि हमने अस्पताल नहीं जाना, अपनी फैमिली को छोड़कर नहीं जाना, वहां पर अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता, जबकि एट द सेम प्लेस अगर गवर्नमेंट की बात की जाए या अस्पतालों की बात की जाए तो वो ये क्लेम करते हैं कि नहीं बेसिक हेल्थ फैसिलिटी सारी मौजूद हैं और आपको फौरन से पहले हमने अस्पताल शिफ्ट करना है। और ज्यादातर प्रेफर किया जाता है कि म्यू अस्पताल में इस वक्त हम देख रहे हैं कि तादाद ज्यादा है, तो आप होम आइसोलेशन को प्रेफर करते हैं और लोग इस बारे में क्या राय रखते हैं? देखिए सोहा, उसकी वजह सबसे बड़ी वजह यही है कि क्योंकि खौफ पैदा हो चुका है, इसलिए लोग जो है वो क्वारंटीना में जाने से डरते हैं। उसकी वजह यह है कि 14 दिन रहना होता है वहाँ पे, उसके बाद अगर आपका नेगेटिव टेस्ट आता है तो फिर ही आपको शायद 2 मरतबा नेगेटिव होना जरूरी है, फिर आपको घर पे जाता है और 14 दिनों में फैमिली से वो नहीं मिल सकता मरीज, और ये एक मुश्किल वक्त होता है उन मरीजों के लिए। ताहम घरों के अंदर क्वारंटीना करने का मेरा ख्याल है कि बहुत मुश्किल जो है वो मरहला होगा। जिस तरह जितने SOP सख्त बनाए गए हैं, मेरा नहीं ख्याल कोई ये हमारी सोसाइटी में लोग कर सके। ये इंतहाई गरीब लोग हैं और गुर्बत की शरह हमारे बहुत ज्यादा है, तो वहाँ पर जो SOP बनाए गए हैं और किस तरह मास्क का इस्तेमाल स्टे करने, ये बड़ा मुश्किल काम है घर में रहना, घर के अंदर क्वारंटीना करना। तो ये दूसरा जो अस्पतालों के अंदर बनाया गया सेंटर, वहाँ से सिर्फ खौफ इस चीज का पैदा किया गया है कि हमने बहुत ज्यादा जो यहाँ पे खौफ फैला दिया है, लोग डरते हैं, जिसकी वजह से जो है वो लोग टेस्ट करवाना जो है, आप लोगों को अगर किसी एक मरीज का निकल आता है तो वो भी छुपाते हैं कि हम किसी दूसरे फैमिली का ना ही करवाएं तो घर में ही रहे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो कैरियर है लेकिन उनको कोई किसी शायद उनको इलामात भी नहीं है, अगर उनका पॉजिटिव आ जाता है क्योंकि उनको मसला कोई नहीं, लेकिन वो चीजें वो वायरल कर सकते हैं किसी दूसरे शख्स को, तो इसलिए उनका क्वारंटीना में रहना जरूरी है। लोग इस तरह के जो लोग है वो प्रेफर कर रहे हैं कि घरों में रहे, और बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में लोग तो ये अब कर रहे हैं कि टेस्ट नहीं करवाना चाहते, वो इस चीज से डर रहे
हैं, क्योंकि एक टीम जाती है, वो पूरा मोहल्ला जो वहाँ पर जो है वो जो आसपास के लोग गली होती है वो उस घर को ऐसा समझना शुरू कर देते हैं, खुदा न खासा जैसे पता नहीं उन्होंने क्या कर दिया, कोई क्राइम कर दिया, साथ पुलिस होती है, तो एक बड़ा टफ हमने पहले किस तरह का क्रिएट कर दिया, सिचुएशन ऐसी बना दी है कि जिसको कोरोना वायरस हो जाए खुदा ना खास्ता, हम सोचते हैं कि ये हम में से नहीं है, हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि नहीं, इसको फौरन से पहले हमने ये खौफ लोगों में पैदा कर दिया है। खुदा ना खास्ता अगर आपको कोरोना वायरस होता है, देखने वाले तमाम लोग जो लाहौर की स्क्रीन पर हमें देख रहे हैं, आप अगर मुतासिर है तो कतई ये मत सोचें कि आप ठीक नहीं होंगे, लेकिन आपसे जो लोग मुतासिर होंगे, हो सकता है वो बूढ़े हो सकता है वो बच्चे हो सकता है उनका इम्यून सिस्टम आपकी तरह ना हो सकता है कि वो इतने स्ट्रांग ना हो, तो आपको ये चीज़ जानने की भी जरूरत है। डॉक्टर साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि अगर हम दवाइयों की बात करें तो हमने शुरू से ये ज्यूम कर लिया है कि नहीं भाई इसका कोई इलाज नहीं है, ये लाइलाज मर्ज है, हालांकि कुछ दवाइयाँ अस्पताल में दी जा रही हैं और कुछ ऐसी है जो कि सिर्फ जो लोग वेंटिलेटर पर है उनको नहीं दी जा रही। दवाइयों के हवाले से ऐसी कौन सी दवाइयाँ जो कि इस्तेमाल की जा रही हैं और एज ग्रुप के हवाले से इफेक्टिव कौन है? जी देखिए, पहले बात तो मैं क्लियर कर दूं कि ये कोई कोरोना खुदाना का कोई स्टिग्मा नहीं है। ऐसा ही है। हर साल मुझे भी फ्लू होता है, आपको भी हुआ होगा, वायरल है सर ये तो। नवीद साहब भी उसमें मुब्तला हुए होंगे। फ्लू हर मुख्तलिफ इकसाम होती है फ्लू की, ये भी एक फ्लू की एक किस्म है। ठीक, वो लग गया, ये डेंजरस है, इसकी भी वैक्सीन नहीं आई, अगले साल तक इसकी वैक्सीन भी आ जाएगी तो हम उसको भी एक आम फ्लू की तरह लेना शुरू कर देंगे। जानकर इसका इलाज क्या है, देखिए इस वक्त पूरी दुनिया में इसका कोई इलाज पता नहीं था, सब एक दूसरे के तजर्बात से फ़ायदा उठा रहे हैं। सबसे पहले चाइना ने सफ़र किया, चाइना ने बड़ा जल्दी रिकवर कर लिया और उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं और उनकी जो टीम यहाँ पर आई पाकिस्तान में रह के गई, उनके एक्सपीरियंसेस की बेस पर हमने क्लोरोक्वीन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन शुरू कराई। उन्होंने रिकमेंड किया आप हर पेशेंट पर शुरू कराएं, सिवाय उन लोगों के जिनमें कोई कंट्रा इंडिकेशन है। तो हमने वो शुरू कराई और अल्लाह का शुक्र है कि बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं। आप देखें लाहौर से इस वक्त सिर्फ लाहौर से 750 मरीज रिकवर होकर घर जा चुके हैं और इनको हमने 80-90% को क्लोरोक्वीन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन शुरू करवाई। सिर्फ जो सीरियस पेशेंट हैं जो वेंटिलेटर पर हैं, उन पर अब रेकमेंड उन्होंने किया है कि उनको शायद अब उनको ना शुरू कराएं कि उन पर हार्ट की कॉम्प्लिकेशन का ज़्यादा असर हो सकता है। दूसरी थेरेपी है प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी के लिए थोड़ा बताता चलूँ, प्लाज्मा थेरेपी तब होती है कि जब एक पेशेंट रिकवर हो जाता है और रिकवर होने के 2 हफ्ते के बाद, 2 से 3 हफ्ते के बाद उसका प्लाज्मा लिया जाता है हेल्दी में, जब रिकवर हो जाता है बीमारी से, और एक बीमार शख्स में वो जिस तरह ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं उसमें लगा दिया जाता है। हमने 30 पेशेंट का फैसला किया है कि गवर्नमेंट ने कि उन पर ये हमने प्लाज्मा थेरेपी शुरू करनी है, टेस्ट करना है इसको। जी, वो PKLI में होगा। लाहौर के जितने एक्सपर्ट्स हैं उनका एक ग्रुप बना लिया है, सेंटर PKLI होगा, वहाँ पर आज या कल में शुरू हो जाएगा। तो फिर हम उसके रिजल्ट जो आएंगे उस पर डिपेंड करेगा कि हम आइंदा और इस्तेमाल करना है या नहीं करना। अच्छा डॉक्टर साहब, इस एम्बिग्विटी को दूर कीजिएगा कि एक बंदा जो है जिससे वायरस हुआ है वो रिकवर हो गया, उसके 2 हफ्ते बाद जब वो मुकम्मल तौर पर रिकवर हो जाएगा तो उसका प्लाज्मा इस्तेमाल किया जाएगा, या एट द सेम प्लेस एक बंदा रिकवर है और एक बंदा बिल्कुल ठीक है जिससे कोरोना वायरस हुआ ही नहीं, इस हवाले से बताइएगा क्या उसका प्लाज्मा लिया जा सकता है या वही जो रिकवर हुआ है? जो कोरोना पॉजिटिव था वो हॉस्पिटल में रहा, उसने इलाज कराया, वो रिकवर हुआ, घर चला गया, रिकवर होने के 14 दिन के बाद उसका प्लाज्मा लेना है। ठीक है, तो ये किसी सेहतमंद पर हम इस चीज को अप्लाई नहीं कर सकते, इस चीज को टेस्ट नहीं कर सकते। जो एक आदमी में जिसको कोरोना नहीं हुआ उसका नहीं लिया जा सकता, उस पे नहीं है। एक प्लाज्मा थेरेपी जिस पर काम किया जा रहा है और गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है, तो गवर्नमेंट की जानिब से बहुत सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, लेकिन कहाँ डेफिशिएंसी है, कहाँ पर हम लैक कर रहे हैं, इस चीज को पॉइंट आउट करने का मकसद ये कतई नहीं होता कि कुछ किया नहीं जा रहा। मियां नबी साहब, आप इस चीज को अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं। एट द सेम प्लेस अगर आप ये बताते हैं कि हुकूमत को ये करना चाहिए, महकमों को ये करना चाहिए, अस्पतालों को ये करना चाहिए, तो एट द सेम प्लेस हम ये भी बताते हैं कि हाँ हुकूमत ने, महकमों ने, अस्पतालों ने, डॉक्टर्स ने ये कुछ भी किया है, तो हम बैलेंस करके चीजों को चल रहे हैं। देखिए लाइव सॉरी जी बिल्कुल नवीद साहब बोले। नहीं सर जी सोहा, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। इस वक्त जो है वो जिस तरह हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स और जिस तरह हमारे तमाम डॉक्टर साहबान, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ कोरोना के मरीजों का इलाज मुआवजा कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ी बात है। फ्रंट लाइन पर वो लड़ रहे हैं, हमेशा तनकीद ही नहीं करनी चाहिए, जो अच्छी बात है उसको जो है वो बताना, में उसको भी हाईलाइट करना जरूरी है मीडिया की तरफ से। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है वो कुछ मामला थे जिसमें डॉक्टर साहब ने जो है वो यहाँ पर एक्सपो सेंटर में कुछ मामला को देखा,
वहाँ पर लोगों की कुछ शिकायत थी, उसको भी हल किया गया और ये खुद भी वहाँ पर जाते रहे, उन्होंने देखा मामला को। तो ऐसा ही होता है, क्योंकि देखिए कोरोना किसी को नहीं पता था कि कोरोना कब ये आफत आई है, पूरी दुनिया इसकी लपेट में आई है। बड़े बड़े ममालिक, उनका हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर गया, बड़े बड़े ममालिक का हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर गया है। तो हम तो बिल्कुल किसी नंबर पर ही नहीं थे, हमारा जो हेल्थ सिस्टम पहले ही इतना स्ट्रांग नहीं था। तो फिर भी हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अभी जो है वो कंट्रोल में है। खुदा न खास्ता मजीद जो है वो केसेस जो अभी तादाद तो बतदरीज इजाफा होता दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी डेथ रेशो इंतहाई कम है। वो बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जो पहले मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होते हैं, जो उनकी जो डेथ होती है तो वो ही शायद कोरोना की वजह से जो है वो जिंदगी की बाजी हार रहे हैं। बल्कि 80% जो एक्सपर्ट एडवाइजरी है इसकी कोरोना की, उनकी जो स्टेटमेंट है या उनकी जो इस हवाले से जो ब्रीफ किया है उसमें 80% लोग ठीक होकर घरों को चले जाते हैं। और इस हवाले से डॉक्टर असलम साहब ने खुद भी इस हवाले से बताया, हमें एक दो प्रोग्राम में पहले भी बैठे थे, तो उन्होंने कहा 98% लोग ठीक होते हैं। तो ये डरने वाली बात नहीं है इसमें। अच्छा, रिकवरीज की तादाद हमारे पास काफी अच्छी है, तो हमें इसको भी डिस्क्राइब करना चाहिए। मेरे से आप क्या देखते हैं कि डॉक्टर्स की बात की जाए तो उनकी जानिब से मुतालबा सामने आ रहा है कि लॉकडाउन को मजीद एक्सटेंड किया जाए। आपको क्या लगता है, अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो ये सोल्यूशन है या एक्सटेंड नहीं करना चाहिए? लॉकडाउन के हवाले से आप क्या समझते हैं? देखिए, लॉकडाउन एक ऐसी चीज है कि इसके ऊपर जो है वो दो राय मुख्तलिफ पाई जाती है। एक तो ये है कि जो हमारा चूंकि इतना जो हमारी मुआशी हालात है लोगों के वो इतने बेहतर नहीं है, तकरीबन 2 माह हो चुके हैं, लोग जो है वो जो उनके पास जमा पूंजी थी वो इस वक्त इस्तेमाल कर चुके हैं। इस टाइम तो जो है वो आम एक जो लोग बेचारे वो सड़कों पर आ चुके हैं, रोजाना की बुनियाद पर राशन और इस तरह मांगने पर आ चुके हैं। तो सूरत ये खराब है। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो मरीजों की तादाद में कोई अभी फर्क नहीं पड़ा, इजाफा हो रहा है 500 के करीब। आज डेली 500 के करीब लाहौर में ज्यादा मरीजों की तादाद में इजाफा होता दिखाई दे रहा है। तो इस बुनियाद में अगर देखा जाए तो ये बात तो अच्छी है कि मजीद लॉकडाउन सख्त भी होना चाहिए और मजीद तौसीह भी की जाए, लेकिन दूसरी तरफ इसमें तौसीह भी होनी चाहिए, इसको एक्सटेंड भी करना चाहिए और हमें देखना ये कि इसकी इस वक्त हमें जरूरत है। तो लॉकडाउन को मजीद एक्सटेंड करना चाहिए कि नहीं? डॉक्टर साहब से इनकी राय लेंगे, कंक्लूडिंग पॉइंट लेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक शामिल करनी है। कीप वॉचिंग, वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले बात ये हो रही थी कि लॉकडाउन को मज़ीद एक्सटेंड करना चाहिए या नहीं। इन चीज़ों का अंदाज़ा हमें बाखूबी है, चूँकि हम हर चीज़ को क्रिटिकली देखते भी हैं और आप तक पहुँचाना भी होता है कि मजदूर तबका जो है वो शदीद मुतासिर हो रहा है। हमें देखना ये कि वो लोग जो रोज़ाना कमाते थे, रोज़ाना घर लेके जाते थे, उनका क्या किया जा रहा है। लेकिन हुकूमत ने इस लिहाज से भी काफ़ी इनिशिएटिव लिए हैं। इस वक्त अशद ज़रूरत है इस चीज़ की कि लॉकडाउन को मज़ीद एक्सटेंड किया जाए। आपको और मुझे इस चीज़ को मेंटली, फिजिकली, इमोशनली एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये वक्त और हालत है कि इस वक्त अशद ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि मजीद हमें लॉकडाउन को एक्सटेंड करना चाहिए, ये सोल्यूशन है हमारे पास? ये देखें, एक चीज़ ध्यान में ज़रूर रखनी चाहिए कि माशी पहलू को हमेशा सामने रख के भी फैसला करना चाहिए। जो लोग तनख्वाहदार हैं जी, हम 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने भी बगैर काम किए रहेंगे, हमें तनख्वाह मिलती रहेगी। लेकिन वो लोग जिन्होंने रोज़ाना अपनी दुकान से कमाना है और अपने घर का चूल्हा जलाना है, उनके लिए बड़ा मुश्किल है। ये ना हो कि वो किसी और रास्ते पर चल पड़ें। तो बेहतर यही होगा कि लॉकडाउन में नरमी इस तरह की जाए कि SOP दे दिए जाएं हर दुकान को, हर दुकानदार को, और उनको पाबंद किया जाए कि अगर आप SOPs ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो फिर हम आपकी दुकान या आपकी ग्रोसरी शॉप बंद कर देंगे, और जो SOPs को ऑब्जर्व करेगा उसकी दुकान खुली रहेगी। मेरे नज़दीक ये इसका वाहिद हल है कि माशी पहिया भी चलता रहे, लोग अपनी रोज़गार भी कमाते रहें और लॉकडाउन का भी वो भी सिलसिला भी चलता रहे, और बहुत ज़्यादा एक ही दुकान में कोई जान झमकट्टा ना लगे, 5-5, 10-10 लोग जाके आके चीज़ें लें, वापस आएँ, दुकान की सफाई हो, फिर अगले 10 लोग चले जाएं, तो इससे दोनों काम साथ साथ हो सकती हैं। मतलब आपकी सजेशन ये कि हमें बैलेंस्ड करके चलना पड़ेगा। हम बिल्कुल लॉकडाउन को हटा नहीं सकते ताकि तादाद एकदम इतनी ज़्यादा ऊपर ना जाए कि हम उसे कंट्रोल ना कर सकें। कंपैरेटिवली कुछ अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है, कुछ SOPs की ज़रूरत है कि ये तबका जो है इसको खोला जाए, ये फील्ड जो है इसको बंद रखा जाए। इस हवाले से आपको लगता है कि ये बैलेंस जो है, कौन सी ऐसे फील्ड है जिनको खोल कर हमें नुकसान नहीं होगा? आप इस हवाले से क्या कहेंगे? मेरे से जी आप अच्छा जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि हमें SOPs दे के लॉकडाउन नरम कर देना चाहिए, ताकि जो दिहाड़ीदार तबका है और जो रोज़ाना जिन्होंने अपनी दुकान से कमा के ही अपने बच्चों को पेट पालना है, तो वो भी सफ़र ना कर सकें और हम लॉकडाउन को भी ऑब्जर्व और सोशल डिस्टेंसिंग को भी ऑब्जर्व कर लें।
अच्छा ठीक है सर, हमने थेरेपी की बात की है, उसके अलावा हमने बात की है होम आइसोलेशन की। आप क्या सजेस्ट करेंगे बीइंग अ डॉक्टर? आप देखते हैं कि बहुत सारे मरीज़ ऐसे भी आपके पास आते हैं जो कि देखते हैं कि हम डरते नहीं हैं, हमें ये नहीं होगा, हमारा इम्यून सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है। कुछ लोग बहुत इस लिहाज से बनते हैं कि नहीं हमें ये उस तरह से इफेक्ट नहीं कर सकते, इस तरह से दूसरी कंट्रीज़ को कर रहे हैं। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे उन लोगों को कि आपको डरना भी चाहिए लेकिन इतना भी नहीं डरना चाहिए कि आप पैनिक क्रिएट करें? क्या मैसेज देंगे आप? जी, होम आइसोलेशन के एंगल्स हैं। देखिए, होम आइसोलेशन डर ये है कि अगर हम किसी को इजाज़त दे दें तो वो हम होम आइसोलेशन के स्पिरिट्स को ऑब्जर्व नहीं करेगा। अच्छा। वो अपने घर वालों से मिलेगा, अपने रिश्तेदारों से मिलेगा, दोस्तों से मिलेगा और ये इतनी तेज़ी से कम्युनिटी में स्प्रेड कर जाएगा कि बात हमारे हाथ से निकल जाएगी। इसलिए बड़ा सोच समझ के होम आइसोलेशन की तरफ हुकूमत बढ़ेगी। जितना मैं बिल्कुल एक स्ट्रेटेजिक लाइन पर चल रही है। जी जी बिल्कुल। कैसे फ्लाइट बंद हुई, कैसे बॉर्डर क्लोज हुए, कैसे लॉकडाउन हुआ, कैसे नरमी हुई, तो होम आइसोलेशन भी बड़ी सोच समझ के ही फैसला करेंगे। ये ना हो कि हम इस वक्त जितने मरीज हैं, इनमें इस वक्त लाहौर में तकरीबन 1100 मरीज दाखिल हैं, हम उनमें से 50% को भी घर भेज दें और होम आइसोलेशन के स्पिरिट को ऑब्जर्व ना करें तो वो तो पूरी की पूरी फैमिली को ऑब्जर्व तो हमें करना पड़ेगा, हमें इस चीज की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। सिर्फ एक वो डर है जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा मोहतात हैं और हमें मोहतात रहना भी चाहिए। सीईओ में अस्पताल डॉक्टर असद असलम हमारे साथ मौजूद थे, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ मियां नवीद भी हमारे साथ मौजूद थे। आप सब मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, कंक्लूड सिर्फ ऐसे करेंगे कि आपको ही करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि आपकी जिम्मेदारी क्या है, हुकूमत क्या कर रही है, अस्पताल क्या कर रहे हैं, डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं। प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना बहुत अशद जरूरत है। रमजान में खासतौर पर इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप क्या कर रहे हैं। खुदारा अपनी फिक्र करें, अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों की भी फिक्र करें। अपनी मेजबान सोहा अफजल को दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।